जो बीजेपी और इसके सहयोगी दल हैं उनके साथ जाएंगे, कांग्रेस और उनके विचारों के खिलाफ है। और इसमें मैं ये समझता हूं कि चाहे जैसा भी है, मैं नजदीक तो हूं ही उनके। कई बार ये है कि की और का खाड़ा जगह ना मन ना भरना पड़ा है, वो कोई ना लाग जाए घटना। पहले जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बातें आ रही थी, बीच में ये भी आ रही थी कि शायद कुछ सीटों पर समझौता हो, तो हमने लोग सोचा भाई आप तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोनगढ़ की सीट तो आएगी आएगी। मेरा अब इतना ही पूछना क्वेश्चन है आपका कि क्या वो गठबंधन करने की बात खत्म हो गई या अब भी जिंदा है? क्योंकि जेजेपी पार्टी ने भी अपनी कोई भी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है, तो हम भी आपको कैसे माने कि आप प्रत्याशी हो? अब सभी करता है, जब टिकट मिल जाएगी तो फाइनल होता है कि टिकट मिल के नहीं मिलेगी। मेरा आपसे इतना ही पूछना, आप क्यों आपसे प्रदेश अध्यक्ष हो, तो क्या वो गठबंधन की वार्ता खत्म हो गई? और खत्म हुई तो किस सम्मत में हुई? क्यों नहीं आपका गठबंधन हुआ? ये जरा क्लियर कर दें तो जरा हमें ठीक रहेगा। थैंक यू। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बात करी है, चूंकि एनडीए का पार्ट है वो। अभी हरियाणा में भी सहयोगी दल है, उनके काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि राजनीतिक दलों को आपकी उपयोगिता लगनी चाहिए, तो वो लोग आपको साथ में लेते हैं। अब उनको उपयोगिता लग रही है नहीं लग रही है, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करेंगे। बाकी रही बात आपकी कि ये एक प्रयास है साथ लेने का, सहयोग लेने का, देने का। अब वो प्रयास अभी भी चल ही रहा है। इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये टिकट डिक्लेयर नहीं करी है। दूसरी रही बात, मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जब प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव नहीं लड़ेगा तो हम और जगह से कैसे लड़ाएंगे? तो ये तय है 4 तारीख को 1 बजे हम अपना फार्म जो है वो भी तय है, दुष्यंत जी वो आएंगे ये फार्म भराने के लिए। अब ये राजनीतिक दलों के साथ समझौता होता है नहीं होता है, वो अभी मंत्रणा चल रही है। मैं उसके नतीजे पर नहीं पहुंचे अभी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हुआ और ये भी नहीं कह सकता कि हो गया, लेकिन ये तय हो गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये तय हो गया है तो आप लगे आज ये भी खुलासा करते हैं, जननायक जनता पार्टी वो किस एजेंडे के साथ में ये चुनाव मैदान में आएगी? ये एजेंडे जो है हमारे हरियाणा में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मुख्य मुख्य योजनाएं हैं, जहां देवालय वहां पुस्तकालय, वहां हर पंचायत स्तर के ऊपर जो ये है ई लाइब्रेरी बन रही है, बुजुर्गों की जो पेंशन की बात है वो है, किसानों के मुआवजे की बात है हर फसल की वो है, उसके अलावा भी किसान के खेत में बिजली के कनेक्शन की बात है वो है, उसके स्वास्थ्य की बात है वो है। आज भी आजादी के 80 साल के बाद भी सूरतगढ़ के टीबा बेल्ट के गांव शुद्ध जल पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये प्राथमिकता से काम होने चाहिए, उन्हें पीने का पानी मिलना चाहिए जो उसका मौलिक अधिकार है। अगर भौतिक सुविधाएं भी आज हम उनको नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो विकासशील की जो बातें करते हैं उनमें कोई दम नहीं है। वो सार्थक तभी हो सकती हैं तो सर्वप्रथम उन मूलभूत सुविधाओं को जो है ना उनकी पूरी करी जाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, पीने का पानी उनको मिले। इनके लिए एक बड़ी योजनाओं और उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वो पक्ष में बैठेगी या विपक्ष? नहीं, जिस तरीके से राजनीतिक दल जो है वो विचारों की जो बात है, तो हम एनडीए के पार्ट हैं। निश्चित तौर के ऊपर हम जो बीजेपी और इसके सहयोगी दल हैं उनके साथ जाएंगे, कांग्रेस और उनके विचारों के खिलाफ है। कांग्रेस
कांग्रेस के साथ आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं। लगे हाथ परिवार की भी बात कर लेते हैं। कल से समीकरण बदल गए हैं सूरतगढ़ के। जी। कांग्रेस ने अपनी टिकट घोषित कर दी है और चूंकि उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि परिवार के कुछ लोग आपके सामने खड़े हों, तो जो स्थितियां बनी है, अब जो समीकरण बन रहे हैं या बीजेपी की टिकट आएगी, उन समीकरण के अंदर परिवार की जो भूमिका है वो क्या पृथ्वी मील के साथ रहेगी या पृथ्वी मील जो है परिवार के साथ रहेगी? ये मेरा तो पूरा परिवार जो है वो सूरतगढ़ है। तो देखिए, एक परिवार के अंदर मैंने बताया ना कि हम अब अपना अपना है रास्ता। अब कोई मेरे स्वार्थों की लड़ाई नहीं है, मेरे को निजी फायदे की लड़ाई नहीं है। अब अगर उस पार्टी ने उनको उपयोगी नहीं समझा तो टिकट नहीं दी। अभी मेरा मानना है कि उनको या उनके जो साथ जुड़े लोग हैं उन्हें फैसला लेना चाहिए, उचित व्यक्ति का फैसला लेना चाहिए। और इसमें मैं ये समझता हूं कि चाहे जैसा भी है, मैं नजदीक तो हूं ही उनके। आप सहयोग मांगे जाओगे? मैंने तो जैसे सहयोग मांगा है वो मांग लिया। और आज देखिए साहब, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको हर किसी के पास जाना चाहिए। ये सोच के तो नहीं जाना चाहिए कि साहब सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा काम है मदद मांगना, हमारा काम है सहयोग मांगना। जाना ही चाहिए, उसमें हर किसी को जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि ये एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया से पहले भी ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो वो आदमी जो सामने जो उम्मीदवार खड़ा है उसके घर भी चला जाऊंगा, कोई भी हो। और अच्छी बात यह है कि बड़ी साफ गोई से इन्होंने अपने सामने जो है जवाब दिए। और दुलाराम जी मेरे ख्याल से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए। प्रेस को घणो घणो धन्यवाद। सूरतगढ़ में से बुलायो सगला ने। मैं एक तन बात पूछू छू, इतो बड़ो राजस्थान में सीवरेज को घोटालो हो, पूरे शहर ने ठाए, पूरा शहर बबक रही है, जगह जगह हालत खराब हो रखी है। सरकार ने उसको दोषी मान लिया, सब कुछ मान लिया, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 6 महीने तक ये आंदोलन चला। आपने वहां कोई भाग लिया और लिया, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हो? उसको गिरफ्तार करोगे, पैसे वापस जमा करोगे, उसके बारे में आप बताओ। सीवरेज के राजस्थान में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और हाईकोर्ट को माना है। आपकी बात का जवाब दें। अपना अपना नजरिया है। मेरा जो नजरिया है इसके प्रति वो ये है कि जो सीवरेज का जो काम था उसमें जो कोई कमियां रही, सर्वप्रथम तो सीवरेज के उस काम की उन कमियों को दूर करके सीवरेज के काम को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चालू करने का होगा। हम सबसे पहले सीवरेज को पूर्ण ढंग से चालू करेंगे और उससे संबंधित जो कोई घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच एजेंसियां करें, हम उसकी जांच करवाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है ना वो ये रहेगी कि पहले सीवरेज का जो काम जो रुका हुआ है, आज हम उसकी जांचों के उसमें फंस जाते हैं तो फिर वो काम नहीं रुकेगा। जांच अपनी जगह होगी। सर्वप्रथम हम सीवरेज के काम को पूर्ण करवाएंगे और उसको अच्छे से चालू करवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। कार्यक्रम के अंदर जो तो प्रकोप बढ़ा है यहाँ पर, क्या उस पे दवाई छिड़कने का काम आप करोगे? निश्चित तौर पर उन सभी की जांच होगी। जो बंदर बांट हुई है, वो जो नुकसान इस शहर का हुआ, आज आप कल्पना करिए, चेयरमैन साहब बैठे हैं, पूर्व के ईओ बैठे हैं, अगर शहर की वो भूमि अगर उसको अगर ठीक से सरकार जो है अपने कब्जे में लेकर उसको विकसित करती तो क्या ये जिला नहीं बनता? मेरा जितना कहे कि 50 से 60 हजार घर बनते इतनी बड़ी आबादी का। तो जो काम गलत हुए हैं, गलत लोगों ने जो फायदा उठाया, उसकी जांच होनी चाहिए और उन सब चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। मैं निजी तौर के ऊपर, आज सार्वजनिक तौर के ऊपर आप सब लोगों को इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि इस तरीके के जो काम जो आप बता रहे हैं, ऐसे कि
पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर इस तरीके के कोई काम होंगे, चाहे वो कोई भी कर रहा है, उसकी मैं निजी तौर पर जिम्मेदारी लूंगा अगर ऐसा होगा तो। और जो हुआ है उसकी एक बड़े स्तर के पर जांच होकर वापस मिलने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल। दूसरा सवाल, जब आप प्रदेशाध्यक्ष हो जननायक जनता पार्टी के, तो कितनी सीटों पर राजस्थान की आपकी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने जा रही है? और एक छोटा सा और सवाल भी है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपका जो नाम है वो पृथ्वी मोटाराम के नाम से चल रहा है, आपको लोग पृथ्वीराज मील के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो इसकी भी कोई खास वजह है तो वो भी बताएं। देखिए साहब, ऐसा है, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं पार्टी का। पार्टी 40 से 45 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा रही है राजस्थान में। जो उम्मीदवार हमको उचित लगे, जिनकी रिपोर्ट ठीक है, उनको चुनाव लड़ा रही है। और दूसरा सवाल आपका जो नाम का है, तो वो वैसे तो निजी है, मेरा कोई पारिवारिक है, लेकिन कई बार ये है कि और का खाड़ा जगह ना मन ना भरना पड़ा है, वो कोई ना लाग जाए। तो बाकी आप सब इस बात से भली भांति परिचित है, ये झगड़ा विचारों का है, तौर तरीकों का है। हम तो आपसे ये कहते हैं कि मैं वो कागज हूं जिसकी सरकारों को आवश्यकता है। थोड़ा पत्थर थोड़ा भारी रखियो मेरे ऊपर। टिकट पे तो आपका भी नाम आया, तो उसमें 2-3 बातें आई कि निश्चित रूप से पृथ्वीराज मील जी बहुत अच्छा काम किया, सकारात्मक धारणा थी सबकी आपके प्रति। लेकिन वहां से कुछ सवाल ये थे कि नंबर 1 तो जो ये डिस्टेंस है बीच की, काफी समय से आप दूर रहे, एक तो इसके कारण का नहीं पता कि वो एकदम दूर चले गए। अगर जनता के बीच रहते तो शायद और फायदा होता, वो आपने बताया पारिवारिक आपकी समस्या थी। दूसरा सवाल ये था कि जैसे जेजेपी पार्टी है, उसका अभी जनाधार नहीं है क्योंकि नई पार्टी है, तो ऐसी पार्टी में आपकी इमेज तो है जनता के बीच में, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद लोगों में है कि क्या आप सूरतगढ़ के लिए काम करवा पाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां आपकी अलग होंगी, तो आप वहां काम कैसे करवा पाएंगे, किस स्थिति में होंगे, या किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करवाएंगे। ये लोगों के बीच धारणा थी। मानते हैं आपको कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के कारण शायद कहीं न कहीं ये है कि जनाधारणा होने से कहीं कमजोरी आई। ये आप अवधारणा कैसे दूर करेंगे जनता की? वो रमेश जी, भाई साहब कई गांव में जाते हैं, वो मुझे कहते हैं आदमी तो ठीक है लेकिन टिकट लिया। मैंने कहा साहब दोनों बातें नहीं हो सकती। अगर मैं आदमी ठीक हूं तो मुझे कोई टिकट की आवश्यकता कहां है, और अगर मुझे किसी टिकट की आवश्यकता है फिर मैं आदमी ठीक नहीं हूं। जो आपका सवाल है, मैंने आपको बताया ना कि हम वैचारिक तौर पे कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ हैं। बीजेपी का हम सहयोगी दल हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, पूर्व में भी हमने काम किया। ये आपको जनता के बीच बताना पड़ेगा। हाँ, विश्वास आप बिल्कुल। रही बात, मैंने आपको बताया ना, काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में ईमानदारी होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो वो आदमी, जैसे कर्णिदान जी ने कहा कि इसके लिए पद की भी आवश्यकता ही नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन पद आने से उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। जननायक जनता पार्टी का क्या मानना है? क्या वो जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं या सबको साथ लेने की एहसास भी करवा रहे हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं? नहीं, हम इस पे काम नहीं करेंगे। जननायक जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करेगी। जहां किसी भी तरीके से कोई चीज का भेदभाव है, चाहे वो जाति के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, चाहे वो उनके हैसियत के आधार पर है, ये सारी चीजों को छोड़कर हमने तो अब तक जननायक जनता पार्टी चुने जाने के बाद में जो राजनीतिक दल होते हैं उसके साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। चाहे हमारी विचारों से कोई सहमत है या नहीं है, वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है,
अगर उसका कोई काम जो उचित है निश्चित तौर के ऊपर होगा। अच्छी बात है हमारे बीच